गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से आज हम करेंगे राज्य के कार्य समाजवादी विचार, फंक्शन ऑफ द स्टेट, सोशलिस्ट व्यू। अब तक आपने राज्य के कार्यों में उदारवादी के विचार के बारे में पढ़ा था। उदारवादियों में दो प्रकार के उदारवादी आपने देखे, नकारात्मक उदारवादी और सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी लोकतंत्र के ज़्यादा नज़दीक थे क्योंकि उन्होंने राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा कार्य बताए थे। इसी कड़ी में आज हम करेंगे राज्य के कार्य समाजवादी विचार, फंक्शन ऑफ द स्टेट, सोशलिस्ट व्यू, कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने के साधनों से पृथक कुछ नहीं है। ये किसने कहा था? लेनिन ने। लेनिन कौन था? मार्क्स का शिष्य था। और मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी वो थी उनकी क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो लेनिन भी यही कहता है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने के साधनों से पृथक कुछ नहीं है। कि राज्य क्या है? कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करवाता है। इसमें हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे मार्क्सवादियों के विचार कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं। समाजवादी विचारधारा का जन्म 19वीं सदी के प्रचलित व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था और इस विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को जाता है और इसलिए सिद्धांत को मार्क्स के नाम से भी मार्क्सवाद कहा जाता है। समाजवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक सेठ साइमन, सर टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन तथा फोरियर आदि विद्वान हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को अपने प्रिय मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कई पुस्तकों तथा निबंधों में प्रस्तुत किया। उनके इन विचारों को सामूहिक रूप से ही हम मार्क्सवाद का नाम देते हैं। मार्क्स के जो प्रमुख विचार हैं वो उनकी महान रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल में मिलते हैं। यानी उन्होंने दो पुस्तक जो लिखी थी, जिसका एक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी का नाम है दास कैपिटल, उनमें हमें मार्क्स के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है और सामूहिक रूप से जो उनके विचार हैं उनको हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। लेनिन उनके शिष्य हैं और जो एंजल्स हैं वो उनके प्रिय मित्र थे और उनके गुरु भी माने जाते हैं। समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर एक अथवा कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण न होकर समस्त समाज के पास हो। यानी समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद उसे कहते हैं कि जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का नियंत्रण ना होके समाज के सभी व्यक्तियों के पास उसका नियंत्रण हो। यानी उनका संचालन निजी लाभ के उद्देश्य से ना करके सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किया जाए। इस सिद्धांत में राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि में विश्वास किया जाता है। श्रमिकों, गरीबों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के सर्वसाधारण के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कानून बनाए जाने का समर्थन करता है। यानी जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सर्वसाधारण हैं, उनके कल्याण के लिए जो है समाजवाद राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने में विश्वास करता है कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए ताकि गरीबों का और मजदूरों का हित हो सके। कार्ल मार्क्स की महान रचनाओं तथा अन्य मार्क्सवादी साहित्य में राज्य के कार्यों संबंधी मिलने वाले विचारों का संक्षेप में हम वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समाजवाद क्या है, या मार्क्सवाद जो था समाजवाद का ही दूसरा रूप है। वो क्रांति का रास्ता लेता है, जबकि समाजवाद कानून के जरिए गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कानून का निर्माण करता है और उनका विकास करने का प्रयास करता है। तो समाजवाद की मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे। मेन फीचर्स ऑफ दी मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। तो सबसे पहला हमारे पास विशेषता आती है समाजवाद की उत्पत्ति के स्रोतों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स तथा समाजवाद के अन्य समर्थक उत्पादन के सभी स्रोतों जैसे कि कृषि है, उद्योग है और खानों आदि का राष्ट्रीयकरण करने का समर्थन करते हैं। इसमें बैंक, बीमा, यातायात तथा व्यापार आदि भी शामिल हैं। उत्पादन के निजी स्वामित्व के कारण धन एक वर्ग विशेष के हाथों में
केंद्रीकृत होने से धन पर कुछ एक व्यक्तियों का ही नियंत्रण हो जाता है तथा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। और इसे रोकने के लिए उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होने से धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित भी नहीं होगा तथा श्रमिकों का शोषण भी नहीं होगा। समाजवादियों का यह भी विचार है कि जो उद्योग सार्वजनिक स्वामित्व के नियंत्रण में चलाए जाते हैं वे अधिक कार्यकुशल तथा नैतिक दृष्टि से अधिक संतोषजनक होते हैं। तो उत्पादन के निजी स्वामित्व के कारण धन क्या है? एक वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रीकृत होने से धन पर कुछ एक व्यक्तियों का ही नियंत्रण हो जाता है और इसलिए वहां पर श्रमिकों का शोषण हो जाता है। तो जरूरत किस बात की है कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होने से जो धन है वो कुछ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होगा और श्रमिकों का शोषण भी नहीं होगा। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद हम इसे कहते हैं कि जिसमें उत्पादन के निजी स्वामित्व को ना मानकर जिसमें सभी का उसके ऊपर अधिकार हो, नियंत्रण हो, इसे समाजवाद कहते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी विशेषता आती है समाजवाद की व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध, अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवाद की एक अन्य विशेषता व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध भी है और समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सिद्धांत के समर्थक ये भी मानते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो असमानता को जन्म देती है, यानी उत्पादन के साधनों पर कुछ थोड़े से व्यक्तियों का अधिकार नहीं होना चाहिए और उत्पादन के साधनों पर संयुक्त नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादी भूमि पर निजी स्वामित्व को सहन नहीं करते, यानी किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व को वो सहन नहीं कर सकते हैं और समाजवाद किसी भी व्यक्ति को यह आज्ञा नहीं देता कि वह भूमि के टुकड़े पर अपना निजी स्वामित्व बना ले। उनके अनुसार भूमिपति खूब धन कमाते हैं और कामगारों का शोषण करते हैं, श्रमिकों को उनके परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता और इस प्रकार समाजवाद भूमि के विषय में भी व्यक्तिगत स्वामित्व का कट्टर विरोधी है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर विशेषता की और वो है राज्य के कार्यों में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एक्टिविटीज। मार्क्सवाद की एक यह विशेषता भी है कि यह राज्यों के कार्यों में वृद्धि का समर्थन करता है, यानी उदारवादियों के विपरीत समाजवाद राज्य को एक बुराई नहीं मानता और इसलिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य सौंपने का समर्थन करता है। समाजवाद के अनुसार राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों की अधिक से अधिक भलाई कर सकती है। समाजवादियों का कहना है कि राज्य अधिक से अधिक कार्य करके व्यक्ति का विकास कर सकता है और समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र व्यक्तिवादियों की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत है, यानी राज्य के कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती बल्कि उसे स्वतंत्रता दिलाने में राज्य मदद करता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की विशेषता की और वो है प्रतियोगिता का अंत, एंड ऑफ कंपटीशन। समाजवादी प्रतियोगिता के विरोधी हैं। खुली प्रतियोगिता के कारण ही पूंजीवाद फलता फूलता है। देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और मजदूरों का शोषण होता है और पूंजीपति खुशहाल होता है और श्रमिक बुरे हाल होता है। खुली प्रतियोगिता के कारण बड़े पैमाने पर श्रम तथा धन की हानि होती है। पूंजीपतियों के गठजोड़ के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और साधारण जनता को आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए विवश होना पड़ता है। सारा समाज अमीर तथा गरीब दो वर्गों में बढ़ जाता है और पूंजीपतियों की संख्या कम होने पर भी वे सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर वे अभावों का जीवन जीने को विवश हैं। समाजवादियों का कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यर्थ की जो होड़ है उससे बचकर सभी उद्योगों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। इसे पूंजीवाद की अधिक उत्पादन तथा क्रय विक्रय की समस्या, आर्थिक मंदी तथा बेकारी से मुक्ति पाई जा सकती है और समाज के सभी वर्गों में इससे सहयोग भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर की विशेषता की और वो है पूंजीवाद का विरोधी, अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। समाजवाद पूंजीवाद दो भिन्न अवधारणाएं हैं। ये नदी के ऐसे पार्ट हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलते। पूंजीवाद का एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक पूंजी एकत्रित करना, चाहे इसके लिए दूसरों का शोषण ही क्यों ना करना पड़े। उनकी पूंजी में वृद्धि होती रहनी चाहिए और उत्पादन के लाभ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निजी हितों को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद जो है वो निजी हितों को सर्वोपरि मानता है और पूंजीवाद के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है और दूसरा जिसके पास संपत्ति है और दूसरा जो श्रमिक करके बड़ी कठिनाई से अपने जीवन का निर्वाह करता है।
समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होता, उत्पादन योजनाबद्ध रूप से होता है तथा उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और उत्पादन के साधनों का लाभ उन सभी व्यक्तियों को मिलता है जो उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की विशेषता की, और वो है व्यक्ति की अपेक्षा समाज का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी देन इंडिविजुअल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समाजवाद समाज को अधिक महत्व देता है, जबकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। समाजवाद को अपने सिद्धांत में की तुलना में मनुष्य के शरीर के साथ उसने की है कि जिस तरह मनुष्य के शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं। यदि एक अंग कोई विकार आ जाता है तो उस अंग के विकार का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसी तरह समाज के जो मनुष्य हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं। सभी व्यक्तियों के कार्य तो अलग अलग हैं, परंतु यदि समाज के किसी एक वर्ग को हानि होती है तो उसका प्रभाव सारे समाज के ऊपर पड़ता है, और इसलिए एक अंग की अपेक्षा शरीर का महत्व अधिक है। यानी सारे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को कटवाने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है जिस अंग में कोई विकार आ गया है। समाजवाद का अर्थ व्यक्ति के हितों को समाज के हितों के अधीन करना है। यानी व्यक्ति अपने हितों को समाज के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि परिवार की निष्ठा से अधिक समाज की निष्ठा और समाज की निष्ठा से अधिक देश के प्रति निष्ठा होती है, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि समाजवाद का अर्थ है व्यक्ति के हितों के लिए समाज के हितों को अधीन करना। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास, फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। समाजवाद सकारात्मक सच्ची स्वतंत्रता पर बल देता है। इसका अभिप्राय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तथा वातावरण प्राप्त होना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में किसी तरह का शोषण ना हो, और इसलिए समाजवाद बंधनों के अभाव अथवा मनमानी को न मानकर अनुकूल परिस्थितियों की विद्यमानता को ही स्वतंत्रता का नाम देता है। समाजवाद की एक लास्ट हम विशेषता कर लेते हैं, और वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता में समाजवाद विश्वास करता है, उसके अनुसार जो धर्म है वो सर्वसाधारण के लिए अफीम है। वे अपने कार्यक्षेत्र में धर्म को कोई स्थान नहीं देते, और इस प्रकार समाजवादियों का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर संवैधानिक विधि से आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्रांति तो उनका अंतिम शस्त्र है, यानी जब किसी चीज से बात ना बने तो तब क्रांति का रास्ता अपनाना चाहिए। तो क्रांति अंतिम स्तर पर आती है, उससे पहले वो संवैधानिक तरीके से संवैधानिक विधि से आर्थिक स्थिति में व्यक्ति के विकास करना चाहता है, और समाजवादियों का उद्देश्य लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर कार्य करना है। धन्यवाद।